When you look at this, you see that there are gases, carbon dioxide and oxygen, both going in and out. Carbon dioxide goes in for photosynthesis because it is needed. It is one of the raw materials in photosynthesis, and oxygen is being released in the process. But at the same time, plants are also respiring. So ऑक्सीजन इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड आउट. कुछ मटेरियल्स जो हमने डिस्कस किए थे जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं प्लांट्स में, इसमें गैसेस का तो आपको पता चल गया है. गैसेस के अलावा वाटर एंड मिनरल आयंस हैं जो जाइलम के जरिए से ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, और उनका प्रोसेस प्राइमरीली फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए होते हैं. और ये मिनरल आयंस जो हैं ये यूज किए जाते हैं टू सिंथेसाइज मेनी अदर थिंग्स. फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट मैग्नीशियम, दिस इज यूज्ड टू मेक क्लोरोफिल. तीन आयंस हम एग्जांपल में बताते हैं और तीनों आपको पता होने चाहिए. नाइट्रेट्स are used for the synthesis of amino acids, and then proteins. Amino acids are used for proteins. और इसके अलावा फॉस्फेट्स हैं. फॉस्फेट्स डीएनए का एसेंशियल पार्ट होते हैं. दे मेक डीएनए. इसके बगैर डीएनए नहीं बन सकता, इसके बगैर प्रोटीन्स नहीं बन सकती, और इसके बगैर क्लोरोफिल नहीं बन सकती. इसका मतलब तीनों एसेंशियल हैं प्लांट के लिए. इसके अलावा भी आयंस एब्जॉर्ब किए जा रहे होते हैं. मिनरल आयंस से चीजों को सिंथेसाइज किया जा रहा है, एंड वाटर इज द सेकंड रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस. अगर आप फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखते हैं तो आपको पता चलता है कि दोनों चीजें यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों रॉ मटेरियल हैं. दोनों चीजें यूज होती हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है. अच्छा, इसके बाद है ट्रांसपोर्ट टिश्यूज. हमारे पास जाइलम है एंड फ्लोएम है. दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, एंड दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम. ये ट्रांसवर्स सेक्शंस हैं. हमें ट्रांसवर्स सेक्शन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का डिफरेंस पता होना चाहिए. अब एक्चुअल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन ये है, लेकिन हम इस तरह से दिखा रहे हैं. यहां पे आपको ट्रांसवर्स सेक्शन भी नजर आ रहा है, एट द सेम टाइम आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी नजर आ रहा है. तो इससे ज्यादा अंदाजा हो जाता है कि रूट्स को जब हम कट करके अंदर से देखते हैं तो हमें क्या चीज नजर आनी चाहिए, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट. अब यहां पे पानी एब्जॉर्ब होता है. वाटर के ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म को समझते हैं. वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के जरिए से एब्जॉर्ब होता है. ठीक है. मिनरल आयंस जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से एब्जॉर्ब होते हैं. आप अगर रूट का स्ट्रक्चर देखेंगे ना वैसे, तो आपको टैप रूट में इस तरह से हेयर नजर आएंगे. ठीक है. चारों तरफ ऑल अराउंड आपको इस तरह से हेयर नजर आएंगे. ये जो हेयर आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द रूट हेयर सेल. If you look at one root hair cell, the rest of the part is inside. That's why you can't observe it, but you can see the hair, which is projecting outwards, just to increase the surface area so that water can be absorbed. There is optimum absorption of water and mineral ions. The water is absorbed down the water potential gradient. That means the process is osmosis, because water is moving down the water potential gradient through a partially permeable membrane. Water is absorbed into this root hair cell, and as the cell absorbs more and more water, the water potential of this cell would increase. If you have studied the chapter movement into and out of cells, you may know about hypertonic and hypotonic and isotonic solutions. So, and you may know the terminology water potential as well. Water potential, basically, in simple terms, water potential is the ability of water to move out. That depends on how much solute is there. If the solution has more solute, it would have less water potential. And if it has less solute, it would have more water potential. Generally, the surrounding soil has less solute. If it has less solute, that means it has more water potential. I'm comparing the water potential of the cell, the root hair cell, and the surrounding soil. So, the soil has more water in percentage and less solutes. The cell or the cytoplasm of the cell, or the permanent sap vacuole of the cell, the fluids inside the cell would be more concentrated. They would have less water comparatively and more solutes. Because the surrounding soil has more water, that means it has higher water potential. So the water goes, higher water potential this solution ka hota hai, the solution is called hypotonic solution. And the other one, which has less water potential, obviously is hypertonic solution. So hypotonic and hypertonic. Let's assume if the soil and the root hair cell had the same water potential. Both of these solutions would be called isotonic solution. Iso means same. And there would be no net movement of water. Water would not move into the cell or out of the cell because of the same water potential. Water always goes from higher water potential to lower water potential. So if the water potential is same in two regions, in two solutions, there would be no net movement of water. Now the water is moving down the water potential gradient into the cell. Once this cell absorbs more and more water, now the water potential would increase. When more and more water is coming into the cell, it would have more water now. It would have less solute in percentage. So the water potential is increasing. As the water potential increases, water moves down the water potential gradient again to the next cell. These cells are called the cortex cells. Again, this cell would get more and more water. The water potential would increase. Water goes down the water potential gradient into the next cell. This cell would have more water potential. Water moves into the next cell. And this keeps on happening until it reaches the center, the core where the xylem is present. Now, once the water is in the xylem, it doesn't need osmosis now. The water does not depend on osmosis anymore because the xylem vessels are not connected as your usual cells. If you look at the xylem vessels, the normal cells would be like this. One cell connected to another cell. But the xylem vessels on the other end, they are like this. There is no connecting wall. There is no cytoplasm. There is nothing inside. The xylem vessels are hollow.
So normal cells would be like this. While they contain the cytoplasm and the organelles, and there is connecting wall between the cells, on the other hand, the xylem vessel would be like this. So there is continuous flow of water. This movement of water in the xylem vessel is generally termed as mass flow. So this is the mass flow by which the water is moving upwards. अगर आप इसी process को देखें, वापस रूट हेयर सेल में वाटर एब्जॉर्ब होता है, मूव्स डाउन द कॉर्टेक्स सेल्स, इवेंचुअली रीचिंग द जाइलम से अपवर्ड्स मूव करता है, स्टेम के अंदर आता है. अब स्टेम के अंदर जाइलम की अरेंजमेंट डिफरेंट है. रूट में तो इस तरह की अरेंजमेंट थी, स्टेम में अरेंजमेंट इस तरह की है. द जाइलम वेसल्स आर अरेंज्ड नियर द बाउंड्री. देयर इज नो जाइलम वेसल इन द सेंटर एंड देयर आर मेनी स्ट्रीम्स ऑफ जाइलम वेसल्स. हियर ऑल द जाइलम वेसल्स आर टुगेदर. एक ही जगह पे हैं सारे जाइलम वेसल्स. इस रीजन के अंदर मौजूद है सारे जाइलम वेसल्स. यहां पे जाइलम वेसल्स की स्ट्रीम्स सेपरेट हो गई हैं, अलग अलग हैं. तो ये इसी तरह से रूट से आने वाला जो जाइलम है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस तरह. तो एक जाइलम वेसल आप कोई सी देख लें जहां से वाटर इज मूविंग अपवर्ड्स, मास फ्लो हो रहा है. दिस इज अ पैसिव प्रोसेस, इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी. तो जाइलम वेसल्स तो वैसे ही अपना काम कर रहे हैं. इसमें ट्रांसपायरेशन भी ऑटोमेटिकली यहां से हो रही है. ट्रांसपायरेशन इज द फोर्स बेसिकली दैट पुल्स द वाटर अपवर्ड्स. Transpiration creates that suction force which is required to pull this water upwards. So that's the primary force behind it. So it's a passive process, it does not require energy. On the other hand, the transport of food, that means the transport of dissolved sucrose in phloem, is an active process. It requires energy and it requires mitochondria in the cells. So that's why the phloem sieve tubes are alive. इस तरह से वाटर जाइलम से ब्रांच के अंदर, ब्रांच के जाइलम में, ब्रांच में भी जाइलम मौजूद है. देन लीफ के स्टॉक में, मिड रिब में, दैट आल्सो हैज जाइलम इन इट. अगर आप लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको यहां पे जाइलम नजर आता है. दिस इज जाइलम. देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ब्रांचेस ऑफ द लीफ. व्हेन यू लुक एट द लीफ, द मिड रिब इज डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस. दीस ब्रांचेस आल्सो कंटेन जाइलम वेसल्स. तो ब्रांचेस में जाता है एंड फ्रॉम द ब्रांचेस इट by osmosis it would get into each and every palisade and spongy mesophil. Again, go back to the structure of leaf, you would see the palisade mesophil cells here and the spongy mesophil cells here. Palisade mesophil cells और spongy mesophil cells primary site हैं photosynthesis की, जो primary reason है जिसके लिए water को transport किया गया है. लेकिन कमाल की बात यह है कि only a small amount of water would be used in the process. Most of the water would be evaporated from here. That is called transpiration. The process of transpiration is simply the evaporation of water from the leaf. यहां पर ये वैक्सी क्यूटिकल का डिपॉजिट आपको नजर आता है. दिस इज टू प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द टॉप, ताकि यहां से वाटर एवेपोरेट ना हो. इसलिए एक वैक्सी क्यूटिकल का थिक सा डिपॉजिट यहां पर मौजूद होता है. जितनी ज्यादा वाटर कंजर्वेशन की जरूरत होगी उतना ही थिक वैक्सी क्यूटिकल होगा. ऐसे प्लांट्स जहां पे वाटर कंजर्वेशन की कोई खास जरूरत नहीं है वहां पे इतना ज्यादा थिक वैक्सी क्यूटिकल नहीं होगा. ये थिक वैक्सी क्यूटिकल ऑब्जर्व करने का बहुत आसान तरीका है. आप किसी भी प्लांट, आप अपने घर से बाहर निकले, कोई प्लांट है, प्लांट के लीफ को ऑब्जर्व करें. आपको जो टॉप साइड ऑफ द प्लांट है, द वन दैट इज टॉप साइड ऑफ द लीफ, सॉरी, the side that is facing the sky, the sun, would be shinier. And if you look at this side, the bottom side, the side that is facing the soil, the ground, this side would generally be dull comparatively. Yes, shiny होती है. shiny इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे वैक्सी क्यूटिकल के डिपॉजिट्स हैं और ये साइड डल अपीयर करती है. ठीक है. सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस पैलिसेड मेसोफिल सेल्स में होती है बिकॉज इट कंटेन्स the largest number of chloroplasts. Secondly, spongy mesophil. Spongy mesophil के अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो एपिडर्मल लेयर जो मौजूद है इसमें कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही बिकॉज देयर इज नो क्लोरोप्लास्ट. जाइलम और फ्लोएम में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही बिकॉज अगेन दे डू नॉट कंटेन एनी क्लोरोप्लास्ट. जाइलम में तो कोई ऑर्गेनल नहीं है, क्लोरोप्लास्ट के अलावा भी कोई ऑर्गेनल नहीं है, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना न्यूक्लियस, ना गोल्जी बॉडीज एंड इवन साइटोप्लाज्म भी नहीं है. फ्लोएम के अंदर बाकी ऑर्गेनल्स होते हैं किसी हद तक, थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म भी होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, ताकि स्पेस बना रहे सुक्रोज के ट्रांसपोर्ट के लिए. जाइलम के बीच में कनेक्टिंग वॉल्स भी नहीं होती. फ्लोएम के बीच में कनेक्टिंग वॉल्स होती हैं लेकिन सीव ट्यूब, सीव की फॉर्म में होती हैं, इसीलिए इसको सीव ट्यूब कहा जाता है, ताकि मतलब उसमें होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, ताकि सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट इजीली किया जा सके. तो पैलिसेड में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है. सेकेंडली स्पंजी मेसोफिल में होती है. इसके बाद अगर कहीं थोड़ी बहुत फोटोसिंथेसिस होती है तो ये गार्ड सेल्स हैं. गार्ड सेल्स आर दीज स्पेशल सेल्स जनरली प्रेजेंट इन द लोअर एपिडर्मिस and they have an opening in between them which is called stomata. Stomata is the plural, singular would be stoma. The guard cells actually have this shape. This is the opening in between them. When the guard cells are turgid, they would have this shape and the stomata would be open. When the guard cells lose water, they become flaccid and the stoma closes like this. They want to lose as less water as possible while doing as much photosynthesis as possible. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्लांट्स आर एब्जॉर्बिंग लेस वाटर, दे एब्जॉर्ब लेस वाटर, दे इवेपोरेट मोर वाटर. देयर इज नेट लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट. प्लांट जितना वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं उससे ज्यादा इवेपोरेट हो रहा है.
तो प्लांट्स उस वाटर को रिप्लेस नहीं कर पा रहे, जो वाटर उनसे इवेपोरेट हो जाता है उस वाटर को रिप्लेस नहीं कर पा रहे। सो एज अ डिफेंस मैकेनिज्म उसके लिए एक एंजाइम भी होता है, एब्सिसिक एसिड, EBA फॉर शॉर्ट। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स अपने सारे स्टोमेटा क्लोज कर देते हैं। प्लांट्स एक और चीज भी करते हैं, वाटर लूज करते हैं। जो ये सेल्स हैं ये वाटर लूज करते हैं और विल्टिंग होती है उसकी वजह से, ताकि कम से कम सनलाइट एब्जॉर्ब हो। प्लस स्टोमेटा भी क्लोज हो जाते हैं। अब स्टोमेटा क्लोज होने से ट्रांसपायरेशन तो रुक जाएगी, वाटर तो कंजर्व होगा, बट एट द सेम टाइम फोटोसिंथेसिस भी रुक जाएगी। वाटर का पाथवे यहां पर आपको बताया हुआ है, सॉइल से रूट हेयर सेल में जाता है, रूट हेयर सेल से कॉर्टेक्स सेल्स में, कॉर्टेक्स सेल से जाइलम में। अब जाइलम आप खुद समझेंगे कि जाइलम फ्रॉम द रूट्स, जाइलम इन द स्टेम, जाइलम इन द ब्रांच, जाइलम इन द लीफ, जाइलम इन, वहां से लीफ के मीजोफिल सेल्स में जाता है। और मीजोफिल सेल्स के बाद जो एक्स्ट्रा वाटर होता है इवेपोरेटेड थ्रू स्टोमेटा। अगर वाटर इवेपोरेट नहीं होगा तो मोर वाटर वुड नॉट बी एब्सॉर्ब्ड, बिकॉज दिस इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम, देयर इज नो ब्रेक इन बिटवीन। व्हेन यू लुक एट दिस, this actually is a continuous stream of water. As the water evaporates from here, more water is absorbed from here. When more water evaporates, more water is absorbed. इसे हम transpiration stream कहते हैं. This is transpiration stream of water. And the force that is applied by the process, by transpiration, to pull the water upwards is called transpirational pull. ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जस्ट टू शो के वाटर जाइलम के जरिए से मूव करता है। आप डिफरेंट कलर्ड लिक्विड्स में अगर कोई प्लांट रखते हैं तो आप आएगा, इससे पता चलता है कि जाइलम के जरिए से वाटर अपवर्ड्स मूव कर रहा है। ट्रांसपायरेशन क्या है? इट्स द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ट्रांसपायरेशन इंपॉर्टेंट भी है प्लांट के लिए। ट्रांसपायरेशन इज काइंड ऑफ लाइक पर्सपिरेशन इन ह्यूमंस। जिस तरह हमारी बॉडी में स्वेट इवेपोरेट होता है एंड इट गिव्स कूलिंग इफेक्ट टू आवर स्किन, प्लांट्स के लिए भी ट्रांसपायरेशन गिव्स कूलिंग इफेक्ट। गर्मियों में प्लांट को ठंडा रखने के लिए भी ट्रांसपायरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपायरेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट क्रिएट्स द स्ट्रीम। इसकी वजह से सेल्स वुड गेट वाटर, सेल्स वुड बिकम टर्जिड, ताकि वो अपने स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर सके। प्लांट्स के लिए याद रखिएगा, प्लांट्स बेसिकली दे डू नॉट हैव एन एंडोस्केलेटन लाइक अस। प्लांट्स के अंदर कोई स्केलेटन नहीं है। इमेजिन करें एक सेकंड के लिए, इफ अ पर्सन, अ ह्यूमन डज नॉट हैव स्केलेटन, it would just appear as a bag of meat lying down on the floor, unable to move on its own. लोथ बन जाएंगे हम, जमीन पर पड़े हुए होंगे। लेकिन प्लांट्स को आप देखते हैं कि उनके अंदर स्केलेटन नहीं है, बट 60 फीट प्लांट वुड बी स्टैंडिंग अपराइट लाइक दिस। कैसे पॉसिबल है प्लांट के लिए? ये ऐसे पॉसिबल है कि जो प्लांट के सेल्स हैं दे कैन बिकम टर्जिड। हमारे सेल्स टर्जिड नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास सेल वॉल नहीं है। हमारे सेल्स में ज्यादा वाटर जाए तो हमारे सेल्स बर्स्ट हो जाएंगे, बट प्लांट सेल्स कैन एक्चुअली बिकम वेरी टर्जिड एंड हार्ड, सो दे कैन सपोर्ट देयर ओन स्ट्रक्चर। आवर सेल्स कैन नॉट डू दैट। प्लांट सेल्स इस तरह से अपने स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए टर्जिड हो जाते हैं। प्लस इनमें जाइलम वेसल मौजूद है जिसपे लिग्निन के डिपॉजिट्स हैं, वो भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। आप एक नोटबुक निकालिए और हम तीनों स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे विद लेबलिंग। एक दफा हम साथ ड्रॉ करेंगे और एक दफा आपने ड्रॉ करने हैं, ठीक है? सबसे पहले लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए आप अपर एपिडर्मिस ड्रॉ करेंगे। अपर एपिडर्मिस के फौरन बाद वी हैव द पैलिसेड सेल्स। कॉलम शेप्ड सेल्स होते हैं ये, इनमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होती या बहुत कम होती हैं। इसके बाद स्पंजी मीजोफिल्स आपने इररेगुलर, सर्कुलर या इररेगुलर शेप के इस तरह ड्रॉ करने हैं। इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस मौजूद होते हैं। यहां पर मिडरिब है जिसमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद हैं। द वन दैट इज क्लोजर टू द अपर एपिडर्मिस इज ऑलवेज जाइलम, द वन दैट इज क्लोजर टू द लोअर एपिडर्मिस इज फ्लोएम। यहां पे आपकी लोअर एपिडर्मिस आ जाती है, बिल्कुल अपर एपिडर्मिस की तरह है, बट इसके बीच में कुछ स्पेशल सेल्स मौजूद हैं जिन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं। गार्ड सेल्स के बीच में ओपनिंग होती है जिसे स्टोमा कहा जाता है। स्टोमा, लोअर एपिडर्मिस, स्पंजी मीजोफिल, पैलिसेड मीजोफिल, अपर एपिडर्मिस, और अपर एपिडर्मिस के ऊपर वैक्सी क्यूटिकल का डिपॉजिट होता है। दिस इज जाइलम एंड दिस इज फ्लोएम। Do you think you can draw and label this structure? Hamza and Sarah? Yes, sir. Yeah, sir. Okay. The second structure is the internal structure of root. Transverse section, अगर आप देखते हैं सेंटर में ये जो प्लस साइन का एरिया है, दिस इज अ रीजन। जाइलम प्लस शेप का नहीं होता, ठीक है? ये रीजन है जिसमें बहुत सारे जाइलम वेसल्स हैं एक्चुअली, ठीक है? आपको इसमें सिर्फ जाइलम और फ्लोएम की लेबलिंग पता होनी चाहिए, ये ज्यादा आसान है। फिर स्टेम है, स्टेम में अरेंजमेंट कुछ इस तरह की है जाइलम और फ्लोएम की।
याद रखिएगा, द वन दैट इज क्लोजर टू द सेंटर इज जाइलम, द वन दैट इज फादर फ्रॉम द सेंटर इज फ्लोएम। इन दोनों के बीच में एक और ग्रुप ऑफ सेल्स भी होता है जिसे हम कैम्बियम कहते हैं, जो डिवाइड होकर जाइलम या फ्लोएम बनाता है। ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। This is even more simplified version of how the water is transported from the roots to the leaves and how it is evaporated. This surrounding structures are basically the soil particles. Water is absorbed from here. Root is absorbing not just the water but also the mineral ions. Water goes down the water potential gradient through the cortex cells, eventually reaching the xylem. Xylem vessels इस तरह के होते हैं जो connected होते हैं सारे आपस में, मतलब रूट का जाइलम और स्टेम का जाइलम और इवेंचुअली ब्रांचेस का और लीव्स का जाइलम जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं और इनके बीच में कोई कनेक्टिंग वॉल्स नहीं होती। जाइलम से वाटर इस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है और यहाँ स्टोमेटा से इवेपोरेट हो जाता है, विच इवेंचुअली पुल्स इन मोर वाटर इन द रूट। ये एक सिंप्लीफाइड मूवमेंट है। विल्टिंग का प्रोसेस आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। व्हेन द प्लांट्स लूज वाटर, इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेन टू कंजर्व वाटर। द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, टेम्परेचर, obviously transpiration is basically evaporation. You increase the temperature, evaporation would be increased, so rate of transpiration increases. Humidity is the opposite. Humidity is the amount of moisture present in the air. When there is more moisture in the air, there would be less capacity of that wind to take away the water from the leaf. आप भी अगर अपनी बॉडी पे ये चीज नोट करें कि perspiration में the sweat evaporates when there is wind. When there is more wind, sweat evaporates quicker. So the wind, if the wind is dry, sweat can easily evaporate because the wind has more capacity to carry water. तो आसानी से स्वेट इवेपोरेट हो सकता है। अगर विंड ज्यादा हो और विंड ड्राई हो तो जल्दी पानी इवेपोरेट होगा, चाहे वो लीव से आप बात कर लें या पर्सपिरेशन की बात कर लें। इसी तरह अगर ह्यूमिडिटी है, इफ देयर इज मोर मॉइस्चर इन द एयर ऑलरेडी, the wind would have less capacity, the air would have less capacity to carry more water, hence the rate of transpiration would stop or it would decrease। क्योंकि यहां से जो वाटर इवेपोरेट होता है उसे एयर ने कैरी करना है, एयर अगर कैरी नहीं करेगी तो वो इवेपोरेट नहीं हो सकता। तो एयर अगर पहले से बहुत सारा वाटर कैरी कर रही है, उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी वाटर को कैरी करने की, वो इस वाटर को इतनी आसानी से कैरी नहीं करेगी, तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी डिक्रीज होगा। ये एक डिवाइस है जिसे हम पोटोमीटर कहते हैं। वैसे हम ये कहते हैं कि पोटोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, बट एक्चुअली इट डज नॉट मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, इट एक्चुअली मेजर्स द रेट ऑफ absorption of water. But since we know that the amount of water that is being absorbed by the plant, most of it would be evaporated. Only a small portion of this water would be used for photosynthesis, and the rest of this water would be evaporated by the plant. Because more water is being evaporated than it is being used, we can just use the amount of water that is absorbed to predict how much water would be evaporated. एक simple calculation इसमें मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर एक एयर बबल होता है जिसकी मूवमेंट से आपको पता चलता है कि वाटर एब्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है। अब एक लेट्स से एयर बबल वाज एट 0.0, ये मिलीमीटर का स्केल लगा हुआ है आपके पास। हम कहते हैं कि इसका डायमीटर लेट्स से 4 मिलीमीटर है, या 1 सेंटीमीटर कर लें, 2 सेंटीमीटर कर लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डायमीटर है इसका, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर वैसे होगा नहीं, बहुत ज्यादा हो जाता है 2 सेंटीमीटर, लेकिन अगर हम समझने के लिए कहते हैं कि 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, यानी ये अक्रॉस अगर आप इसे मेजर करेंगे, ये 2 सेंटीमीटर है। एयर बबल मूव करता है इन 7 मिनट्स। अब से एक सवाल पूछ रहा हूं, आप कोशिश करें इसे समझने की। एयर बबल मूव करता है इन 7 मिनट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। 7 मिनट्स लगते हैं उसके पॉइंट 0 से 8 मिलीमीटर तक जाने के लिए। टोटल कितना वाटर इवेपोरेट हुआ है 7 मिनट्स में? अगर आप कहते हैं 8 मिलीमीटर तो जाहिर वो स्टेटमेंट गलत होगा, 8 मिलीमीटर एब्जॉर्ब नहीं हुआ प्लांट का, बल्कि आपको चाहिए होगा, क्योंकि ये सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा आपको। दिस इज अ सिलेंडर, द वाटर इज इन द सिलेंडर, you will have to take out the volume of the cylinder, और volume of cylinder का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे that is pi r square h। किसी भी सिलेंडर के लिए pi की वैल्यू 22/7 होती है, r स्क्वायर है, r क्या होता है? रेडियस। अब रेडियस तो आपको नहीं पता, लेकिन डायमीटर पता है। डायमीटर था 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस उसका हाफ होगा, ऑब्वियसली 1 स्क्वायर हो जाएगा ये, और h इज बेसिकली द लेंथ। यहां पर आपको नजर आ रहा है ये 8 मिलीमीटर है, ठीक है। 8 मिलीमीटर है तो इसे भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें ताकि आपके पास ओवरऑल सेंटीमीटर में ही आंसर आ जाए। 8 मिलीमीटर इज 0.8 सेंटीमीटर। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना वाटर इवेपोरेट हुआ है। ट्रांसलोकेशन है, जनरली फूड की मूवमेंट के लिए ये वर्ड यूज करते हैं। फ्लोएम सीव ट्यूब्स लुक लाइक दिस, उनके साथ कंपेनियन सेल्स होते हैं। कंपेनियन सेल और फ्लोएम सीव ट्यूब को 1 यूनिट कंसीडर किया जाता है। कंपेनियन सेल्स आर बेसिकली दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन, इन द एक्टिव लोडिंग ऑफ फूड इनटू द फ्लोएम सीव ट्यूब एंड इट्स ट्रांसपोर्टेशन। दे हैव माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोवाइड एनर्जी। यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम का बेसिक कंपैरिजन है। ये डेड सेल्स हैं, ये लिविंग सेल्स हैं, ये वाटर मिनरल लाइंस ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसकी मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल है, ओनली फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। ये इन ऑल डायरेक्शंस होती है, लीव से ऊपर की तरफ, दाएं बाएं हर तरफ जाती है ताकि ट्रांसपोर्ट हो सके फूड का आसानी से। अच्छा, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है क्या? ओके सर। यस सर। ओके ओके, चलें, बहुत ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।